हमारा पार्ट गुरुत्वाकर्षण बल 10 नंबर ग्रेविटेशन। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते तो बहुत तरीके के हैं, पर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पे क्या लगा रही, बल लगा रही। जैसे ये वस्तु है और ये वस्तु है, तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पे क्या लगा रही, बल। तो ये जो बल लग रहा है उससे क्या है कि ये वस्तु, जो वस्तु ए है और जो वस्तु बी है, बी ए को खींच रही है, ए बी को खींच रहा है अपनी ओर। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे ये दे रखा है आपके कि दो पिंड हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसमें बता रखा है कि प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब देखो, ए पिंड ने इधर बल लगाया, देखो ये देखो, बी पिंड भी इधर बल लगा रहा है। अब इनकी बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो बल हो जाएगा कम, क्योंकि दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जबकि द्रव्यमान, अब जैसे देखो आप यहाँ पे इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ए का, क्यों, ये बड़ा पिंड है साइज में भी, और इसका द्रव्यमान कम होगा छोटा का। तो कुल मिला के जो बड़ा पिंड है, जैसे पृथ्वी है और यहाँ पे सूरज है, तो पृथ्वी सूरज पे लगा रही है बल और सूरज पृथ्वी पे लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है सूरज के। क्यों? कि बड़े पिंड की जो आकर्षण क्षमता है वो उसके द्रव्यमान के आधार पे ज़्यादा है। ठीक। अब इसमें वही आपके इक्वेशन पूछी जा सकती है, बराबर कैपिटल जी, ये गुरुत्वीय नियतांक है आपके, कैपिटल एम ए का और स्मॉल एम बी का, बटे में डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो ये सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यूटन ने इसको समझाया था। इसके बाद आएगा आपके कि मुक्त पतन क्या होता है। फ्रीली कोई चीज़ गिरती है उससे रिलेटेड ये इक्वेशंस हैं जो मैंने क्लास में आराम से करवाई है और आपको याद करना है। जैसे कि जी का मान कितना है, 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी वर्ग -2। यानी कि ये आपको मान याद करना है किसका, कैपिटल जी का, जो निकलवाया पूरा पूरा हमने। फिर ये दे रखा है क्वेश्चन कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, जो वास्तव में है। चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दे रखा है। यदि दोनों के मध्य में चंद्रमा, दोनों पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी भी बता दी है। अब पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। अब देखो इसमें क्या किया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बता दिया है जो दे रखा है ऊपर, फिर चंद्रमा का द्रव्यमान बता दिया है, ये पृथ्वी है, ये बड़ी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसका भी बता दिया, और दोनों के बीच की दूरी भी बता दी है, ये दे रखी है आपको। अब करना क्या, सिंपली आप फॉर्मूले में रखो, देखो एम पृथ्वी का एम, चंद्रमा का एम, दोनों की दूरी का स्क्वायर कर दो, ये जो दूरी दे रखी है, तो आपको लगने वाला जो बल है वो निकल के आ जाएगा आपके सामने। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। एक क्वेश्चन आता है कि मुक्त पतन क्या है। मुक्त पतन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। अब जब पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित, यानी कि जब पृथ्वी की ओर वस्तुएं केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम इसे मुक्त पतन कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को देखो, कोई भी वस्तु है, ये पृथ्वी है, आप इससे ऊपर किसी भी वस्तु को फेंकते हुए वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। कितनी भी ऊंची फेंक दो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तो ये याद रखना है, इसकी जो आपको लिखना है इसके बारे में कि पृथ्वी के इस आकर्षण को, ये जो आकर्षण हो रहा है इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, क्योंकि इसी बल से खींच रही है। तो गुरुत्व मतलब पृथ्वी, ग्रेविटी, वस्तु पृथ्वी की ओर ही इस बल के कारण गिरती है। यानी जितनी भी वस्तुएं ऊपर से नीचे किस लिए गिरती है, इसी कारण गिरती है, वरना वो गिरेगी नहीं। इसमें यही चीज़ें लिख रखी हैं आपके लिए। इस जी का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमने कई बार किया हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व क्या है, अभी हमने जी का मान निकाल भी लिया है, ये रहा आपके।
और इसका अब है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व क्या है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसका महत्व और देख लेते हैं हम, इसका महत्व क्या है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक जो नियम है उससे क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आई। एक तो हमें पृथ्वी से बांध रखा है इस बल के कारण, हम पृथ्वी से दूर नहीं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा इसी बल के कारण गति कर रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है वो भी इसी के कारण होती है। चंद्रमा तथा सूरज के कारण ज्वार और भाटा आता है पानी के अंदर। तो ये आपको 4 लाइनें लिख देनी जो दे रखा है, ये 4 लाइन, ये पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। इसके बाद में है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से वस्तुओं की गति, ये वाली, जैसे कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, इसे जी से, जी मतलब स्मॉल जी से समझाते हैं हम। पृथ्वी की सतह पर या उसके समीप रखी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये वाला। ये पृथ्वी की सतह, जैसे ये पृथ्वी है तो इसकी सतह मतलब यहाँ बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, इसके लिए ये मान होगा। तो पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर ही रहता है। तो इसके लिए गति की 3 इक्वेशन से जो हमारे सामने हम देखते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, जो मैंने आपको करवाई भी थी। अगर आपको याद हो तो 3 इक्वेशंस थी। v बराबर u प्लस ए टी, ये पहली थी। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन और थी बी स्क्वायर बराबर आपके यू स्क्वायर प्लस में 2as। और इन इक्वेशंस के साथ ही ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी इक्वेशंस किस में कहाँ लग रहा है। ये सारी इक्वेशंस के बिना ये समझ में नहीं आएगा। जैसे ये देखो, ये सारी इक्वेशंस दे रखी हैं आपकी। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं, और द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। मुक्त पतन का मतलब आप समझ ही कह चुके हो। अब द्रव्यमान और भार क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि द्रव्यमान किसे कहते हैं और भार किसे कहते हैं। देखो भार क्या है, भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रही है। क्योंकि भार, द्रव्यमान तो ओनली क्या है, m है, और भार क्या है, m के साथ में g को और गुणा कर दिया तब जाके w निकलता है। तो द्रव्यमान वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। अब मैं आपको पदार्थ पढ़ा चुका हूँ, पदार्थ किसे कहते हैं। अब इस पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। जैसे आपके हाथ में कुछ भी वस्तु है तो उसमें जो पदार्थ है वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ये एक अचर राशि है द्रव्यमान, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती द्रव्यमान की। और वस्तु का द्रव्यमान कभी जीरो नहीं हो सकता। द्रव्यमान को भौतिक तुला से नापा जा सकता है, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपके केजी, किलोग्राम। अब हम भार की बात करते हैं। तो भार क्या है कि पृथ्वी केंद्र की ओर एक बल लगा रही है जिससे वस्तु को खींच रही है, तो वस्तु का एक भार बन जाता है इसके कारण। ये भी एक अचर राशि है। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने पर ये मान बदलता रहता है भार का। यहाँ पे ये सदिश राशि है। अब पृथ्वी का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो सकता है, अर्थात यह पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है और इसका ये केंद्र है, यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो आपको होता है w बराबर m इंटू जी होता है। तो w है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब इसका मान 0 होगा। तो भार को स्प्रिंग तुला से नापा जा सकता है। स्प्रिंग होती है, किसी चीज़ में लटका देते हैं फिर उसको नापते हैं। और भार को किलोग्राम भार या न्यूटन में नापा जा सकता है, या तो किलोग्राम भार में या न्यूटन में नापा जा सकता है इसको। ये हो गया आपके पृथ्वी का भार और आपके द्रव्यमान वाले। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान या किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके 1/6 गुना होता है, यानी किस पर, चंद्रमा पर। क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6, जो आपको दे भी रखा है। देखो ये क्वेश्चन, तो इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे इसका मान,
जो भी भार है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो 1/6 चंद्रमा पे उसका वजन कितना हो जाएगा, 10 kg। ये बता चुका हूँ मैं तुम्हें, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी। अब है आपके प्रणोद और दाब। अभी अभी मैंने पढ़ाया क्लास में आपके प्रणोद और दाब। जैसे ये देखो, ये चार्ट, इस चार्ट पे जो लगा रहे हैं हम चारों तरफ, ये क्या है, प्रणोद है। अगर पूरे क्षेत्रफल पे समान बल लगाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रणोद। पर यहाँ देखो अंगूठे से कील, ये क्या है बेटा, दाब है। क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एक क्षेत्रफल ले लिया, उस क्षेत्रफल पर हम बल लगा रहे हैं पर्टिकुलर एक क्षेत्रफल पर, तो उसे क्या कहोगे आप, दाब कहोगे। तो दाब बराबर वही है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो ये आपके समझ में आ गया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस इसमें से आपके बनते हैं वो बनते हैं आपके, जैसे एक क्वेश्चन और है इसमें भारहीनता से रिलेटेड है, वो बाद में करवाएंगे आपको। जैसे तरलों में दाब कैसे है, उत्प्लावन बल क्या है, तैरने के नियम क्या है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। तरल जो पदार्थ होते हैं उन पर भी दाब लगता है, जैसे पानी है उस पर भी दाब लगता है, उससे रिलेटेड। अब है उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। अब जैसे कि ये पानी है आपके, इस पानी में आपने अगर कोई वस्तु डुबो दी है, जैसे कि ये कोई आपके पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें आपने एक पत्थर पटक दिया है या कोई लकड़ी का टुकड़ा पटक दिया है, तो पत्थर का तो क्या है कि घनत्व ज़्यादा है तो वो तो डूब जाएगा। ये लकड़ी का घनत्व क्या कम है, तो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तैरने लगेगा। क्यों कि पानी एक बल लगा रहा है ऊपर की ओर धकेलने के लिए, और इस ऊपर की ओर धकेलने के लिए जो बल लगा रहा है इसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। अब तैरने के नियम इसी से रिलेटेड। जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी सपोज करो कोई वस्तु है, जैसे ये तैर रही है, अगर ये वस्तु द्रव में तैर रही है तो इसका जो भार है, यानी कि तो उसका जो भार है उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। यानी कि इसने इतना भार हटाया होगा पानी से जितना इसका खुद का है, तब जाके ये तैर पा रही है। अब जैसे इसका भार है, इसने बहुत ज़्यादा, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, अब पानी में डालें तो वो क्या होगी, डूब जाएगी। लेकिन लकड़ी आराम से तैरती है। इसके अलावा आपके आर्किमिडीज वाला एक सिद्धांत भी है आपके। यदि किसी वस्तु को द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तो वस्तु के भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी विस्थापित द्रव के बराबर, यानी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। यानी होता क्या है कि आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, देखो ये वाला, कि हवा में लटका कोई पत्थर है, ये वाला, और यहाँ पे पत्थर को पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही आपने इस पत्थर को पानी में डुबोया तो इसका भार क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, यही नियम बताया था किसने, आर्किमिडीज ने। यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, यानी पूरी तरीके से डुबो दिया जाए तथा कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। अब जैसे यहाँ पे ये जो है, ये पत्थर है, इसका और पानी की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मिट्टी का कोई टुकड़ा होता पत्थर की जगह, तो वो क्या होता, पानी में घुल जाता, और अगर पानी में घुल जाता तो वो पिघल जाता वहीं पे। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तो वस्तु के भार में एक प्रत्यक्ष कमी होगी। इस वस्तु के भार में क्या हो जाएगी, एक प्रत्यक्ष कमी हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष कमी जो होती है, ये प्रत्यक्ष कमी वस्तु के भार में जो होती है वो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि ये क्या करेगा कि जितना इसका खुद का भार है इतने द्रव को ये क्या करेगा,
विस्थापित कर देगा, हटा देगा। अब इतने द्रव को क्या करेगा, ये इधर उधर हटा देगा। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जहाज होते हैं तो वो डूबते नहीं, क्यों कि वो जहाज क्या करता है कि जितना उसका द्रव होता है यानी जितना उसका भार होता है उतने द्रव को वो उस जगह से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए वो डूबता नहीं। बड़े बड़े समुद्र में जहाज आराम से तैरते रहते हैं। इसके अलावा आर्किमिडीज के सिद्धांतों का उपयोग क्या है, इसके दो तरीके से है कि किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच की जा सकती है इस सिद्धांत से, और किसी पदार्थ के घनत्व को भी हम पता कर सकते हैं। मैंने आपको घनत्व बता दिया था पहले ही, क्या होता है घनत्व आपका आयतन बटा आपके क्षेत्रफल, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है ये भी मैंने उसी जगह बता दिया था आपको, चांदी वाला एग्जाम्पल लेके। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, कोई भी पदार्थ है, फर्स्ट वीडियो को देख लेना, अपेक्षित घनत्व इसमें है फर्स्ट या सेकंड में, वो मैंने वहीं पे क्लियर कर दिया था घनत्व। यानी कि आपका रियल कोई पदार्थ है उसका रियल घनत्व, रियल डेंसिटी बटे में पानी का घनत्व। चांदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे समझाया था आपको, ये वाला। यानी देखो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या है, 10.8 है, और चांदी का जो घनत्व है वो हमें पता करना है। इसमें पूछा ही क्या है कि चांदी का घनत्व क्या होगा। चांदी का अपेक्षित घनत्व दे रखा है ये, तो बस हमें करना है क्या, चांदी का घनत्व, ये सूत्र लगाना अपेक्षित घनत्व वाला, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट है आपके। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको करने हैं, ज़्यादातर मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में से जो आपको याद करने हैं। देखो सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे पहले तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल याद करना है। फिर है न्यूटन का नियम, एक तो बल याद करना है, एक न्यूटन का ये वाला नियम याद करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको मुक्त पतन याद करना है, ये। इसके बाद में इसमें आपके गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व, ये जो 3-4 लाइनें दे रखी है। फिर आपके प्रभाव है न्यूमेरिकल्स के रूप में, उसको आप याद करो। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ दे रखी है वो आपके दे रखी है इसमें द्रव्यमान और भार, इनमें से कन्फर्म आएगा क्वेश्चन। फिर हैं आपके चंद्रमा पे बाहर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। प्रणोद और दाब मैंने आपको हिल वाली सैंडल और चप्पल से समझाया था, याद होता आपको। फिर है आपके तरलों में दाब, जो मैंने दोबारा बोल देता हूँ मैं, किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। यानी इसमें कहा भी गया है कि सभी द्रव या गैस या तरल या ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब डालते हैं। इस प्रकार तरलों में भी भार होता है, यानी तरल पदार्थ का भार होता है। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार उसकी दीवारों पर दाब लगाते हैं, और किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला जो दाब है वो सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। इसका मतलब यही है, जैसे ये आपने किसी भगोनी में पानी भर दिया, अब इसमें पानी डाला आपने, तो ये पानी क्या करेगा, इसकी दीवारों पे नीचे चारों तरफ क्या डालेगा, दाब डालेगा। इसे कहते हैं तरलों में दाब। उत्प्लावनता क्या है, किसी वस्तु का पानी में तैरना। फिर है आपके आर्किमिडीज वाला सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली आएगा ये क्वेश्चन आपके कि आर्किमिडीज वाला सिद्धांत समझाओ। इसमें ये चित्र बनाना है आपको और समझाना है। आपेक्षिक घनत्व भी आ सकता है आपके, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपेक्षिक घनत्व क्या क्या मतलब है। आपेक्षिक घनत्व कुछ नहीं है, एक तो होता है रिलेटिव यानी कि रियल, और रियल में आप पानी के घनत्व का भाग दे दो तो आपेक्षिक घनत्व वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें दे रखा है मैंने, अच्छे से समझाया है।